फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ जिस प्रकरण पर चर्चा करने चल रहे हैं वो प्रकरण है मुगल बादशाह हुमायूं के बारे में। हुमायूं मुगल साम्राज्य का दूसरा बादशाह था और इसका समय है 1530 से लेकर के पहला समय 1540 तक, और इसका जो दूसरा टेन्योर है 1555 से लेकर के 1556 सीई। अब आइए हम चर्चा करते हैं कि मुगल बादशाह हुमायूं का जन्म कैसे हुआ और वो बादशाहत तक पहुंचा कैसे, और उसके जीवन में आने वाली कठिनाइयां क्या थी। इस पूरे प्रकरण पर इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करने चल रहे हैं। हुमायूं बाबर का पुत्र था। मुगल बादशाह बाबर, जो भारत में मुगल सत्ता का संस्थापक था, इसका बेटा था। और पिता बाबर और इसकी मां थी माहिम बेगम। बाबर और माहिम बेगम का विवाह 1506 सीई में हुआ था और हुमायूं का जन्म इसी विवाह से 6 मार्च 1508 सी को हुआ। बाबर ने इसका नाम हुमायूं रखा। इसके नाम के पीछे भी एक कहानी है। हुमायूं एक पक्षी होता है। ऐसी मान्यता है कि वो पक्षी जिसके सर पर बैठता है वो बहुत भाग्यशाली होता है। तो हुमा पक्षी जो भाग्यशाली होने का प्रतीक है, उसके नाम पर इसका नाम करण बाबर ने रखा। बड़ा बेटा था तो इसका नाम उस पक्षी के नाम पर रखा गया जो सौभाग्य का प्रतीक था। ओके, तो हुमायूं नाम सौभाग्य का प्रतीक है। इस तरह से इसका नामकरण हुआ। बाबर उस समय अफगानिस्तान में रह रहा था, काबुल में, जिस समय हुमायूं का जन्म हुआ। तो इसकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था काबुल में हुई और हुमायूं तुर्की, अरबी, फारसी, इन भाषाओं की इसने शिक्षा प्राप्त की। यद्यपि इसकी जो हिज्जे संबंधी ज्ञान था वो बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन भाषागत ज्ञान इसने तुर्की, अरबी, फारसी का प्राप्त किया। इसकी व्यक्तिगत रुचि गणित, ज्योतिष और ज्योतिष में खास करके जो फलित ज्योतिष है, दर्शन, इन विषयों में थी। ओके, तो इस तरह इसकी शिक्षा दीक्षा हुई। अब हुमायूं बालकपन से धीरे धीरे किशोरावस्था की ओर चला। जब ये किशोर हुआ और उसके बाद बाबर के साथ ये अपने सैनिक शिक्षा और सैनिक अभ्यास के दौर में पहुंचा, उस समय की बात हम करते हैं। अच्छा, ये सब जो चीज़ बातें हम कर रहे हैं, ये किस आधार पर कर रहे हैं, इसको भी थोड़ा समझ लें। इसका सैनिक जीवन और इसकी बादशाहत तक की यात्रा जानने से पहले अगर हम इसको जान लें कि हुमायूं को जानने के स्रोत क्या हैं, उसको पहले महत्वपूर्ण है। हुमायूं के बारे में जो बातें हम कर रहे हैं, इसका स्रोत है, सबसे बड़ा स्रोत है हुमायूं नामा। जो अकबर के समय लिखा गया और हुमायूं की जो सिस्टर थी गुलबदन बेगम, उसने लिखा। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा। दूसरी पुस्तक है तौकाते अकबरी। तौकाते अकबरी के लेखक हैं
निजामुद्दीन अहमद। निजामुद्दीन अहमद ये तौक़ात अकबरी के लिए थे। अकबर के समय एक पुस्तक लिखी गई जो उनके विश्वस्त मित्र के द्वारा लिखी गई, अबुल फजल की अकबरनामा। अकबरनामा ये अबुल फजल द्वारा लिखी गई। तो अकबर से पूर्व जो मुगल वंश के शासक थे, हुमायूं, बाबर और तैमूरी परंपरा के जो लोग थे, उन सब के बारे में अकबरनामा में उल्लेख है। तो ये 3 स्रोत ग्रंथ हैं, इसको समझिएगा। अब हम फिर से बात प्रारंभ कर रहे हैं। हुमायूं की सैनिक शिक्षा अपने पिता के निर्देशन में हुई और इसको फौजी ट्रेनिंग, शस्त्र चलाने का अभ्यास, ये सब का अभ्यास बाबर ने स्वयं अपनी देखरेख में कराया। हुमायूं जब 18 वर्ष का हुआ तो इसको सबसे पहले युद्ध में नेतृत्व करने के लिए भेजा गया। और किसके खिलाफ? हामिद खां, एक अफगान सरदार था। अफगान सरदार हामिद खां। हामिद खां के खिलाफ इसने हरियाणा में जो हिसार और फिरोजा का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में इसने पहला युद्ध लड़ा और इसमें इसको सफलता मिली। हामिद खां को उसने पराजित किया और हिसार तथा फिरोजा का जो क्षेत्र है, इस पर उसने अधिकार कर लिया। 18 वर्ष में पहली सफलता। उसके बाद 1526 में अपने पिता के साथ पानीपत के युद्ध में इसने बहुत बहादुरी का परिचय दिया। पानीपत के युद्ध के बाद हिसार और फिरोजा का जो क्षेत्र था, वो इसके नाम कर दिया गया। इसकी बहादुरी से प्रसन्न होकर के बाबर ने इसे संभल की जागीर भी दी। तो हिसार और फिरोजा इसको मिला, साथ साथ उत्तर प्रदेश में संभल की जागीर इसको दी गई। उसके बाद 2 वर्ष के लिए इसको बदख्शा भेजा गया। मध्य एशिया में बदख्शा। पानीपत युद्ध के बाद इसको कुछ दिनों के बाद बदख्शा भेज दिया गया, जहां ये लगभग 2 वर्ष रहा। उसके बाद ये वापस लौट आया और संभल की जागीर को संभालने लगा। बाबर भारत में और दूसरी विजयों में इन्वॉल्व था, वो दूसरी विजय कर रहा था। संभल को संभालते हुए इसका स्वास्थ्य खराब हुआ और उसके बाद फिर इसको आगरा ले आया गया। 1528 के बाद ये फिर आगरा आ गया और इसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था। और इसी स्वास्थ्य लाभ के दौरान जब ये आगरा में रह रहा था, बाबर की तबीयत खराब हुई और बाबर की तबीयत बिगड़ती चली गई और अंत में बाबर जब बिल्कुल मृत्यु के कगार पर पहुंच गया, लगा कि बाबर अब बचेगा नहीं, तो बाबर ने इसको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। बाबर चूंकि तैमूरी परंपरा का था और वहाँ इस परंपरा में ये बात थी कि साम्राज्य का विभाजन सभी भाइयों में होना चाहिए, तो बाबर ने मरने से पूर्व हुमायूं को तो अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, किंतु हुमायूं से उसने कहा कि जो साम्राज्य है उस साम्राज्य को अपने सभी भाइयों में बराबर वो विभाजित कर दे। हुमायूं के और कौन से भाई थे? कामरान, अस्करी और हिंदाल। तो इस तरह बाबर के 4 लड़के थे। हुमायूं सबसे बड़ा था तो हुमायूं को तो उत्तराधिकारी बनाया गया। कामरान हुमायूं से 6 वर्ष छोटा था, अस्करी 8 वर्ष छोटा था, हिंदाल 10 वर्ष छोटा था। अपने पिता की आज्ञा को मानते हुए इसने बाबर के ना रहने के बाद साम्राज्य अपने भाइयों में विभाजित कर दिया, जो इसकी एक बहुत बड़ी भूल थी।
उस पर हम चर्चा करेंगे। तो हुमायूं अपने पिता का एक आज्ञाकारी पुत्र था। उसके पिता के शब्द उसके कानों में हमेशा गूंजते थे। उसके पिता ने कहा था कि तुम्हारे भाई तुम्हारे साथ कुछ भी करें, कितना भी बुरा व्यवहार करें, लेकिन तुम्हें उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे उनका बुरा हो। तो एक सच्चे ईमानदार पुत्र के रूप में इसने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, जो आगे चल करके इसके लिए बहुत चुनौती, बहुत मुसीबत का सबब बना। तो इन 4 पुत्रों के नाम हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। बहन हमने बता दिया था, गुलबदन बेगम। ओके, तो ये नाम आप याद रखेंगे क्योंकि घटनाक्रम में कहीं ना कहीं सब नाम आगे आएंगे। अब बाबर की तबीयत बिगड़ती चली जा रही थी और एक समय ऐसा आया कि 26 दिसंबर 1530 को बाबर का इंतकाल हो गया। 26 दिसंबर 1530। बाबर की मृत्यु के बाद चौथे दिन 30 दिसंबर 1530 को हुमायूं का राज्याभिषेक हुआ। बादशाह के रूप में 30 दिसंबर 1530 को हुमायूं को गद्दी मिली। हुमायूं की गद्दी मिलने में भी बड़ी परेशानियां आई और उन परेशानियों पर हम चर्चा कर लेंगे। हुआ क्या कि जिस समय बाबर की तबीयत बिगड़ती जा रही थी, उस समय दरबार में षड्यंत्र चालू हो गए। बाबर का बहुत ही विश्वस्त और बाबर का प्रधानमंत्री, जिसका नाम था निजामुद्दीन अली मोहम्मद खलीफा, निजामुद्दीन अली मोहम्मद खलीफा, ये प्रधानमंत्री था बाबर का। ये बहुत अच्छी तरीके से जानता था कि हुमायूं में इतनी सैनिक योग्यता नहीं है और जो दूसरे भाई थे, जो कामरान, अस्करी, हिंदाल, ये छोटे थे, अल्वैस्क थे। तो इसने सोचा कि हुमायूं के स्थान पर क्यों ना तैमूरी परंपरा के ही किसी दूसरे सरदार को गद्दी पर बैठाया जाए और उससे लाभ लिया जाए। निजामुद्दीन अली मोहम्मद खलीफा हुमायूं के स्थान पर जिस व्यक्ति को गद्दी पर बैठाना चाहता था, उसका नाम था मेहंदी ख्वाजा, मिर्जा मेहंदी ख्वाजा। ये बाबर का बहनोई था। बाबर की बहन खानजादा बेगम का ये पति था। तो रिश्ते में ये बाबर का बहनोई और खानजादा बेगम का पति। ओके, अब रिश्तों में ही, आपस में ही संघर्ष चालू हो गया कि गद्दी पर कौन बैठे। प्रधानमंत्री मेहंदी ख्वाजा को सपोर्ट कर रहे थे। हुमायूं के साथ ऐसी परिस्थितियां थी कि हुमायूं के अपने ही उससे दूर हो गए। कामरान, अस्करी, हिंदाल छोटे थे। तौकाते अकबरी के लेखक निजामुद्दीन अहमद कहते हैं कि ये षड्यंत्र 3-4 दिन चला और इसीलिए हुमायूं को गद्दी बैठने में ये 4 दिन का समय लगा। निजामुद्दीन अली मोहम्मद खलीफा, जो मेहंदी ख्वाजा को गद्दी पर बैठाना चाहते थे, उनका जो ये षड्यंत्र था वो सफल नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में हुमायूं को 30 दिसंबर 1530 को गद्दी मिली और मेहंदी ख्वाजा को गद्दी नहीं मिल पाई। तो षड्यंत्र फेल हो गया। इस प्रकार हुमायूं को गद्दी जो मिली, उस संघर्षों के साथ उसकी शुरुआत हुई और उन संघर्षों से वो वाबस्ता होता रहा पूरे जीवन भर। पूरे जीवन भर वो संघर्ष उसके साथ चले। बात समझ में आ गई?
अब हम चर्चा करते हैं कि हुमायूं की कौन सी कठिनाइयाँ थी। शुरुआत तो कठिनाई से हो गई थी, गद्दी मिलना ही एक परेशानी का सबब था। उसके साथ परेशानियों ने पीछा नहीं छोड़ा, जबकि हुमायूं एक बहुत नेक दिल, बहुत सच्चा, ईमानदार और बहुत दयालु किस्म का विनम्र व्यक्ति था। अबुल फजल ने उसके लिए लिखा है कि हुमायूं इंसान कामिल है। लेनपुल लिखता है कि हुमायूं की जो विवेकपूर्ण दयालुता है वही हुमायूं के लिए सबसे बड़ी कठिनाई का कारण है। तो एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत उदार था, बहुत दयालु था, बहुत विनम्र था, बहुत आज्ञाकारी पुत्र था, उसके जीवन में कठिनाइयाँ आती चली गई। और वो कौन सी कठिनाइयाँ थी, इस पर चर्चा करते हैं। हुमायूं की जो कठिनाइयाँ हैं, उन कठिनाइयों पर चर्चा करने से पहले एक बार आप बाबर के समय के मुगल साम्राज्य के विस्तार क्षेत्र को देख लीजिए। जरा देखिए मानचित्र पर। बाबर के समय जो मुगल साम्राज्य का विस्तार था वो बल्ख और बदख्शा से लेकर के बिहार तक, जिसमें पंजाब, मुल्तान, उत्तर प्रदेश, अवध का क्षेत्र, बिहार, मालवा, ग्वालियर, राजस्थान का अलवराज का क्षेत्र और धौलपुर, बयाना सहित ये सारे भाग शामिल थे। तो ये उत्तर भारत का एक बड़ा क्षेत्र जो उसको विरासत में मिला, लेकिन बाबर के द्वारा ये जीता हुआ साम्राज्य तो छोड़ा गया विरासत में, लेकिन चुनौतियां बहुत सी बाकी थी। बाबर 4 वर्ष तक भारत में रहा। इस दौरान उसने लगातार विजयें तो प्राप्त की, लेकिन वो व्यवस्थित साम्राज्य नहीं कर सका था। बाबर को भारतीय एक विदेशी आक्रांता ही मानते थे। जनता का विश्वास वो नहीं जीत सका था, तो लोग उसके खिलाफ थे। अफगानिस्तान के रहने वाले जो अफगानी, जिनको कि हरा करके बाबर ने पानीपत में दिल्ली की गद्दी प्राप्त की थी, अफगान सरदार उनके खिलाफ थे। तो हुमायूं की जो कठिनाइयाँ थी वो बाबर से उसको विरासत में मिली थी। साम्राज्य तो मिल गया, लेकिन वो साम्राज्य एक ढीला ढाला जीता हुआ क्षेत्र था, वो कोई व्यवस्थित साम्राज्य नहीं था। तो हुमायूं की कठिनाइयाँ क्या थी, इसको देखिए। हुमायूं की कठिनाइयों में से नंबर 1, प्रशासन सुव्यवस्थित न होना। प्रशासन सुव्यवस्थित न होना। दूसरा, वित्तीय अभाव। बाबर ने लगातार प्रतिवर्ष युद्ध अभियान किए, जिसमें भारी मात्रा में धन खर्च हुआ। राज्य का खजाना लगभग खाली था। हुमायूं जब गद्दी पर बैठा तो बहुत सा जो धन का भंडार था उसको लोगों का विश्वास जीतने के लिए खर्च करना पड़ा, तो राजकोष लगभग रिक्त था। तो राजकोष का रिक्त होना, वित्तीय भाव। नंबर 3, अफगान सरदारों की चुनौती, अफगान सरदारों का विरोध। नंबर 4, जो चगताई तुर्क थे भारत में, जो चगताई तुर्क थे उनका विरोध। बाबर की सेना में बहुत से चगताई तुर्क बड़े सामंतों के रूप में सेवा दे रहे थे, तो चगताई तुर्क, इनका विरोध। नंबर 5, जो भारतीय अभिजात्य वर्ग के लोग थे वो भी हुमायूं के खिलाफ हो गए। कहते हैं जब परेशानियां आती हैं तो चारों ओर से आती हैं, तो भारतीय अभिजात्य वर्ग जो था वो भी हुमायूं के खिलाफ हो गया। भारतीय अभिजात्य वर्ग का विरोध। नेक्स्ट, बाबर के जो सगे संबंधी थे
हुमायूं के जो बहुत ही ब्लड रिलेशन में लोग थे, जो तैमूरी परंपरा के थे, सबसे ज़्यादा संकट तो उन्होंने उपस्थित किया। अपने घर वाले, अपने मित्र, अपने रिश्तेदार, तो ऐसे लोग मिर्जा बंधुओं का विरोध। तो ऐसे जो बाबर के बंधु बांधव थे वो लोग विरोध पर उतर आए। इन चुनौतियों के साथ उसको आगे बढ़ना पड़ा। एक एक को हम देखते हैं। जिस समय हुमायूं को विरासत में ये जो पूरा मुगल साम्राज्य मिला, एक बार फिर से देखिए बाबर के समय के मुगल साम्राज्य का मानचित्र। इस साम्राज्य को जीता ही गया था, व्यवस्थित नहीं बाबर कर पाया था और उसी दौरान उसकी मृत्यु हो गई। तो प्रशासन को व्यवस्थित करके वहाँ पर राजनीतिक व्यवस्था को स्थापित करना, प्रशासनिक संस्थाओं की स्थापना करना, ये एक बड़ा चुनौती भरा काम था, जो योग्यता हुमायूं में नहीं थी। क्योंकि हुमायूं में एक फौजी और इच्छा शक्ति का अभाव था। उसके अंदर एक जो सैनिक क्षमता थी उसका अभाव था, उसमें संकल्प शक्ति का अभाव था। लेनपुल ने कहा है कि हुमायूं जो था वो एक आलसी और आमोद प्रमोद में व्यस्त रहने वाला व्यक्ति था, जो उसमें एक दृढ़ इच्छा शक्ति थी, एक सैनिक योग्यता होनी चाहिए, ऐसी सैनिक योग्यता उसमें नहीं थी। तो प्रशासन को सुव्यवस्थित वो नहीं कर सका। साथ ही साथ वित्तीय संकट, राजकोष लभरित था, उसके पास पर्याप्त पैसा नहीं था कि सेना खड़ी कर सके, सैनिकों का वेतन दे सके, अस्त्र शस्त्र की व्यवस्था कर सके। ये सब चीज़ें, वित्तीय संकट उसके सामने एक बड़ी चुनौती थी। साथ ही साथ अफगान सरदारों का विरोध। बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया था, लेकिन महमूद लोदी अभी भी अफगान सत्ता का एक प्रबल दावेदार था और वो भारत से मुगलों को बाहर निकाल करके अफगानी साम्राज्य की स्थापना फिर से करना चाहता था। तो महमूद लोदी चुनौती था, जो लोदी सत्ता का संस्थापक बनने का दोबारा ख्वाब देख रहा था। दूसरा, बाबर को भारत आमंत्रित करने वाला आलम खान लोदी, वो भाग करके गुजरात के शासक बहादुर शाह के यहाँ उसने शरण ले रखी थी। तो आलम खान लोदी जिसने कि गुजरात के शासक बहादुर शाह के यहाँ शरण ले रखी थी, बहादुर शाह की मदद से उसके लड़के तातार खां के नेतृत्व में एक सेना आगरा भी भेजी गई। तो बहादुर शाह ने मदद दी, तातार खां ने सेना लेकर के हुमायूं को चुनौती देने के लिए आगरा की ओर बढ़ा। महमूद लोदी, आलम खान लोदी, इसका बेटा तातार खां, मालवा और गुजरात का शासक बहादुर शाह, तो ये सब चुनौतियां थी। साथ ही साथ बिहार में शेर शाह सूरी, ये भी अफगान सरदार था। तो शेर शाह सूरी एक प्रबल चुनौती उपस्थित कर रहा था। बंगाल का शासक नुसरत शाह, ये अफगानों को सहयोग देकर के भारत से मुगलों को बाहर करने के षड्यंत्र में शामिल था। ओके, तो ये वो प्रमुख ताकतें थी जो हुमायूं के लिए एक प्रबल चुनौती दे रही थी। साथ ही साथ भारत के अभिजात वर्ग चगताई तुर्कों का विरोध भी हुमायूं को उठाना पड़ रहा था। सबसे बड़ा जो विरोध था उसको अपने बंधु बांधवों से था। उसने अपने पिता के कहने के अनुसार अपने भाइयों में राज्य का विभाजन कर दिया। हुमायूं मुगल साम्राज्य का पहला और अंतिम शासक था जिसने कि अपने भाइयों में साम्राज्य को विभाजित कर दिया। कामरान को काबुल और कंधार
की जागीर दी गई, हिंदाल को संभल की जागीर दी गई और अस्करी को अलवर की जागीर दी गई। इस प्रकार उसने अपने भाइयों के बीच साम्राज्य का विभाजन कर दिया। हुमायूं ने कामरान को काबुल कंधार, अस्करी को संभल और हिंदाल को अलवर तथा मेवात की जागीर दी और अपने चचेरे भाई सुल्तान मिर्जा को बदख्शा का प्रदेश दिया। इस तरह उसने अपने राज्य को अपने सगे संबंधियों और भाइयों में विभाजित कर दिया। तैमूरी परंपरा के वो सरदार जो अपना प्रभाव स्थापित करना चाहते थे, उनमें मोहम्मद जमान मिर्जा, मोहम्मद जमान मिर्जा, ये हुमायूं की जो चचेरी बहन थी मासूमा बेगम, उसका पति था, हुमायूं के रिश्तेदार भी थे। मासूमा बेगम का ये पति था। ये समझता था कि वो हुमायूं से अधिक योग्य है और बड़ा महत्वाकांक्षी था, चंचल स्वभाव का था, दिल्ली की गद्दी पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहता था। दूसरा था मिर्जा मोहम्मद सुल्तान, मिर्जा मोहम्मद सुल्तान, ये भी अपने आप को बाबर के बाद गद्दी का उत्तराधिकारी मानता था। तीसरा मेहंदी ख्वाजा, जिसको गद्दी पर बैठाने के लिए बाबर के प्रधानमंत्री निजामुद्दीन अली मोहम्मद खलीफा ने षड्यंत्र किया था। तो मेहंदी ख्वाजा, इस प्रकार ये तीन बड़े मिर्जा बंधु जो तैमूरी परंपरा के थे, ये तीन लोग अपने उत्तराधिकार का दावा कर रहे थे। तो ये एक बड़ी चुनौती हुमायूं के सामने प्रस्तुत कर रहे थे। इन चुनौतियों के बीच हुमायूं को प्रशासन को सुव्यवस्थित भी करना था, वित्तीय व्यवस्था भी करना था और भाइयों के साथ भी उसको सामंजस्य बैठाना था। जबकि इसके भाई जो स्वयं सगे भाई थे, कामरान, अस्करी और हिंदाल, वो तीनों के तीनों महत्वाकांक्षी और उनमें किसी भी प्रकार की बड़ी प्रशासनिक योग्यता नहीं थी। ऐसी परिस्थितियों में हुमायूं को राजगद्दी मिली थी। इसलिए कहते हैं कि हुमायूं को जो विरासत में भारत का साम्राज्य मिला, वो एक कांटों भरा ताज था। वो सामान्य प्रशासन को स्थापित करना नहीं था, उसके सामने चुनौतियों पर चुनौतियां उपस्थित थी और इन चुनौतियों के बीच उसको रास्ता बनाना था। हुमायूं के अंदर चूंकि स्वयं भी इतनी इच्छा शक्ति और सैनिक योग्यता नहीं थी, इसीलिए हुमायूं भूले पर भूले करता चला गया और वो भूलें उसके लिए ऐसी साबित हुई कि बादशाह हुमायूं को भारत छोड़ करके भागना पड़ा। हुमायूं की क्या भूलें थी, इसको हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। कौन सी भूलें और उसका क्या परिणाम हुआ, उस पर मिलते हैं अगले वीडियो में। मित्रों, आपको वीडियो कैसा लगा? आप अपनी प्रतिक्रिया भी देंगे, चैनल को लाइक था सब्सक्राइब भी करते रहेंगे। थैंक्स।